तो हम लोग के हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो एक मैथमेटिक्स पढ़ते थे, एक टीचर का नाम नहीं लेंगे क्योंकि सब यूट्यूब पे जाएगा तो कहीं गलती से देख लिए तो बोलेंगे मेरा नाम लेता है ये। तो मैथमेटिक्स के एक टीचर थे, उनके घर पे जाते थे पढ़ने। तो जिस दिन उनके यहाँ मटन आता था तो मटन बोलेंगे नहीं खा लो, लेकिन कहेंगे कि अमिया एक दिन तुमको खिलाना है मटन, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ अभी गई हैं तुरंत। जी जी, नहीं निकल गए अभी, 5 मिनट हो गया, 5-7 मिनट, ठीक ओके, आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। तो कहते थे क्या, तुमको खिलाना है विद मटन, ठीक है। सोचेंगे हो सकता है आज ही पूछ दें, कुछ दिन नहीं। अच्छा, ये तुम लाला जी हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि लाला जी लोग के पास, लाला जी लोग बस खाता है खिलाता नहीं है। फिर एक दिन आएंगे, एक दिन मछली आया है, अमिया तुम मेरा सबसे प्रिय स्टूडेंट, एक दिन तुमको मछली खिलाएंगे। हम बोले हाँ, एक दिन क्या मतलब, मेरे मन में होता था कि एक दिन क्या आज ही आया आज ही खिला दीजिए। नहीं नहीं भाई साहब, साल भर सिर्फ ये डायलॉग सुने हम कि हम खिलाएंगे तुमको, उसके बाद कितने साल बीत गए लेकिन कभी खिलाया उन्होंने। यही बोल रहा बिस्किट लेके आएंगे, पूछ लेना मेरे से कौन सा बिस्किट, सब बिस्किट हम नहीं खाते। उपनिवेशवाद और देहात, जिसको हमने चैप्टर का नया नाम दिया था, और ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नया नाम क्या दिया था मैंने, ब्रिटिश भू राजस्व नीति, या इसको ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी जिसको कह सकते हैं, ब्रिटिश भू, इस चैप्टर में यही पढ़ना ही है दरअसल, ब्रिटिश भू राजस्व नीति और विभिन्न विद्रोह, जिस विद्रोह में हमें संथाल विद्रोह, दक्कन का दंगा, यही सब पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो और विभिन्न विद्रोह, ठीक है। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी समझ में आ जाएगा आपको। ब्रिटिश लैंड पॉलिसी, आवाज मत करो। तो हम लोगों ने देख लिया था अभी तक, जो कल कुछ मैंने पॉइंट्स राइट डाउन भी करवाए थे कि कैसे जो है अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन पे अपनी कंट्रोल जमानी शुरू कर दी थी। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और आपको मैं बता दूं, या आपको मैंने पहले भी बताया है कि भारत में सबसे पहला जो क्षेत्र था जिस पे इन्होंने कंट्रोल किया वो था बंगाल। और बंगाल पे एक बार जब कंट्रोल एस्टैब्लिश्ड हो गया तो फिर वहां से उन्होंने पूरे भारत में धीरे धीरे अपनी पांव पसारने शुरू किए थे, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखने जा रहे हैं, अभी तक हमने बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध देख लिया, फिर हमने देख लिया बक्सर का युद्ध, फिर उसमें हमने देख लिया कि कैसे जो है बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड से वापस आता है, और हमारे शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह हैं उनसे इलाहाबाद की प्रथम संधि करता है, और इस संधि के तहत अंग्रेजों को संपूर्ण बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से 1665 में, वो भी डेट भी मैं लिख देता हूं, 12 अगस्त 1665 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इलाहाबाद की, सॉरी 1665 मैंने लिख दिया, 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, और इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत क्या हुआ, जिसको फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, क्योंकि 2 ट्रीटी हुई है ना जी, एक शाह आलम द्वितीय के साथ और एक अवध के नवाब के साथ, जिनको अभी हम यहां पे देखने वाले नहीं है, 12th के सिलेबस में उतना डिटेल में जाना भी नहीं है। तो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखा हमने बिटवीन किसके किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच, शाह आलम सेकेंड के बीच। और इस संधि के तहत जो है क्या मिला, पूरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा को
का दीवानी अधिकार, टैक्स कलेक्शन का अधिकार किसको मिला? अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ठीक है ना। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अधिकार, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार। क्लियर है? अब यहां से हम लोग आगे जरा सा बढ़े। फिर इसके बदले शाह आलम द्वितीय को क्या मिलने वाला था? इसके बदले शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक मिलने वाली थी। प्रत्येक साल उनको 26 लाख रुपए देने वाले थे अंग्रेज, उनके खर्चों के लिए, या यूं कहें कंपनसेशन के फॉर्म में। ठीक है। और बंगाल में यहां से स्टार्ट होगा क्या? द्वैध शासन। क्या स्टार्ट होगा? द्वैध शासन। 1765 से लेकर के 1772 बंगाल में द्वैध शासन का काल रहा। क्या रहा? द्वैध शासन का काल रहा, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में डायरकी। क्या कहा जाता है? डायरकी कहा जाता है। और इस दौरान द्वैध शासन में क्या किया गया कि जो राजस्व वसूलने का अधिकार, जिसको कहा गया दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास रहा। किसके पास? अंग्रेजों के पास रहा। और निजामत का अधिकार, निजामत अधिकार कह सकते हैं हम लोग प्रशासन चलाने का अधिकार। प्रशासन चलाने का अधिकार, पूरा राजकाज देखना, है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रशासनिक अधिकार कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो है अधिकार रहा। किसके पास? नवाब के पास रहा। लेकिन नवाब के पास अधिकार तो रहा, लेकिन टैक्स कलेक्शन का कोई भी राइट्स नहीं रहा। तो नवाब ने बंगाल पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। बस बंगाल इनको कितना मिलता था? 53 लाख रुपए। बोला कि हम 53 लाख रुपए आपको देंगे और इसी में आप अपना खर्चे चलाइए। ठीक है ना। इतना ही नहीं, निजामत के लिए भी दीवानी अधिकार तो अंग्रेजों ने अपने पास तो रखा ही, लेकिन निजामत के लिए भी डायरेक्ट नवाब उसके लिए जिम्मेवार नहीं होता था। नवाब के नीचे नायब सूबेदारों को रखा गया। किसको रखा गया? नायब सूबेदार। नवाब तो सबसे हाई अथॉरिटी में है निजामत के, लेकिन उसके अंदर में क्या किसको रखा गया? नायब सूबेदार। नायब सूबेदार और जस्ट आफ्टर द नवाब्स। और इन जैसे बिहार के एक नायब सूबेदार हुए, एक उड़ीसा के नायब सूबेदार बनाए गए और एक बंगाल के नायब सूबेदार बनाए गए। ठीक है। तो नायब सूबेदार के पास सारे लॉ एंड ऑर्डर के राइट्स होते थे। और इन नायब सूबेदार को रखने का अधिकार किसको था? ये कंपनी रखती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब रखती थी। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता था? इनका अपॉइंटमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। इसका मतलब यह हुआ कि एक तरीके से दीवानी अधिकार का तो राइट्स अपने पास रखे ही हैं, लेकिन अब निजामत का भी इनडायरेक्ट कंट्रोल अपने ही हाथ में रख रहे हैं, क्योंकि निजामत के लिए जो नायब सूबेदार की नियुक्ति होगी, जो अपॉइंटमेंट होगी, उसको भी अंग्रेज ही नियुक्त करेंगे। और नवाब बिना अंग्रेजों के पूछे उन नायब सूबेदार को नहीं हटा सकता है। ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या रखा गया? इनके अंदर नवाब के अंदर जो है नायब सूबेदार को की नियुक्ति की गई। ठीक है। नायब सूबेदार की नियुक्ति की गई। अच्छा, क्या दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया तो अंग्रेजों ने खुद से लाइट क्या दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास आ जाने से क्या अंग्रेजों ने खुद से जाके टैक्स कलेक्शन शुरू कर दिया? क्या गांव देहात में वो खुद से जाते थे टैक्स कलेक्ट करना? क्या उनके अपने आदमी थे? क्या उन्होंने यूरोप से, ब्रिटेन से खास तौर पे लोगों को बुलाया था क्या कि गांव गांव में जाओ और टैक्स कलेक्ट करके लाओ?
नहीं। अभी तक अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में कार्य कर रहे थे भारत में। अभी तक अंग्रेज भारत के समाज को नहीं समझा ठीक से। भारतीय समाज के ताने बाने को समझना बहुत मुश्किल है, और बिना भारतीय समाज के ताना बाना को समझे यहां पे शासन करना मुश्किल है। हम अपने जिसके ऊपर शासन करना है उसके कैरेक्टर, उसके नेचर, उसके रहन सहन, उसके हाव भाव, उसकी तरीकों को यदि हम नहीं समझेंगे तो उस पर कंट्रोल करना, ऐसे तो ये एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देता हूं कि यदि आपको आप एक कुत्ता पाल रहे हैं तो कुत्ता पालने के लिए कुत्ता को ट्रेन करना पड़ता है, और कुत्ता को ट्रेन करने के लिए कुत्ता के कैरेक्टर को, कुत्ता के नेचर को समझना पड़ता है। टॉमी सीट कब करेगा? टॉमी का नेचर एग्रेसिव है कि टॉमी का नेचर बहुत शाई है, कि टॉमी जो है बहुत नटखट है, टॉमी कहीं काटने वाला तो ज्यादा नहीं है। सबका अलग अलग नेचर होता है सारे कुत्तों का। अब टॉमी अल्सीसियन है कि टॉमी जर्मन शेफर्ड है कि टॉमी लैब्राडोर है, देखना पड़ेगा ना जी, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रेनिंग होगा। इंडियन को ये कुत्तों से ज्यादा समझते भी नहीं है। दिखते अपने थिएटर्स, अपने पार्क्स पे लिखवाया भी था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इंडियंस पे रूल करना है तो इंडियंस को तो समझना पड़ेगा। अब डायरेक्ट जाकर के पता चला कि कोई यूरोपियन गिव मी और लगान मांग रहा है, तब तक लाठी फट्टा लेके काय के लगान, भाई तुमको काय लगान, हम तुमको जानते ही नहीं, अभी तक तो कोई और लगान आके ले जाता, तुम अभी आके लगान मांग लेगा हमसे। अचानक से कोई पहुंच जाए, 1 साल पहले तक पता चला कि 20 साल से कोई लगान आके मांग लेके जा रहा है, तो चेहरा गांव वाला उसको पहनता है कि हाँ यहीं आता है लगान लेने। अगले दिन पहुंचे वो गोरा चिट्टा आदमी, और बोल क्या रहा है, बंगाली में नहीं बोल रहा है, वो इंग्लिश में बोल रहा है, गिव मी और लगान। बोले ये कौन देश से आ गया भाई, देगा उसको लगान? तो पहले अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से ही काम चलाया। पहले अंग्रेजों ने उन लोगों को ही रखा जो पहले से नवाब के अंदर में काम कर रहे थे। दीवानी अधिकार का मतलब यह हो गया कि जो टैक्स कलेक्शन आएगा, जो पहले नवाब के खजाने में जाता था, अब किसके खजाने में जमा होगा? अंग्रेजों के खजाने में जमा होगा। अंतर बस इतना ही आया, टैक्स कलेक्शन का काम तो अभी भी भारतीय ही कर रहे हैं। पहले नवाब के लिए करते थे, अब अंग्रेजों के लिए कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां भी टैक्स कलेक्शन भारतीयों से करवाया जा रहा है, भारतीयों द्वारा करवाया जा रहा है। तब तक होगा जब तक कि अंग्रेज ये ना समझ ले कि भारतीय नीतियों में किस प्रकार से बदलाव करने की आवश्यकता है, और समय लगेगा इसमें। तो मैंने पहले बताया कि भाई इनको तो मात्र मिल रहा 53 लाख रुपए नवाब को, तो नवाब साहब ने भारतीय जनता के, बंगाल की जनता के ऊपर ध्यान ही देना छोड़ दिया। हम काहे को ध्यान देंगे, टैक्स कलेक्शन का अधिकार है ही नहीं, हम अपना खर्च निकालेंगे कि तुम्हारा ध्यान देंगे। अब जनता हो गई भरोसे किसके? अंग्रेजों के, और अंग्रेजों ने जम के लूट मचाया इन सालों में। किन सालों में? 1765 से लेकर के 1772 के सालों में। इसीलिए इसको लूट का काल या डाकू राज्य भी कहा जाता है। डाकू राज्य या लूट का काल भी कहा जाता है। अब 1765, अब भाई साहब, अब मैंने पहले बताया था कि कल भी इस चीज को मैं दोहरा इसलिए रहा हूं क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहा पिछले लेक्चर के साथ, ठीक है? नहीं तो इसमें कई सारी बातें मैंने कल भी बताई थी कि 1770 में क्या आया। तुम्हारा नाम मैंने नहीं जाना अभी तक। नुपुर, तो नुपुर बताना जरा कि 1770 में बंगाल में क्या आया था? हाँ, अकाल आया था बंगाल में, अकाल। और बंगाल में अकाल आया, और अकाल में और 1/3 जनसंख्या मारी गई। अरे भाई साहब, ये अकाल बच भी सकता था, अकाल से थोड़ा बचाव भी हो सकता था यदि अंग्रेज थोड़ी सी लिबरल रहते, थोड़ा सा उदार विचार के रखते, और टैक्स कलेक्शन में थोड़ी सी उदारता दिखाते। ये प्राकृतिक आपदा बदल गई बाद में मानव निर्मित आपदा में।
अंग्रेज जितना उगा रहे हैं, जितना अंग्रेज कह रहे हैं किसान जितना उगा रहे हैं फसल, उसका सबसे अधिक हिस्सा तो चला जा रहा है किसमें? टैक्स में। अगर वो उनके पास बचा रहता तो हो सकता था कि अकाल से बच जाते वो लोग। क्या? तो 1/3 जनसंख्या इसमें काल कलवित हो गई, मारी गई, और इसमें भी टैक्स कलेक्शन में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। ठीक है। 1772 का समय, 1772, 1772 बंगाल का गवर्नर बन के आता है। बंगाल का गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का इवन प्रथम गवर्नर कौन? बंगाल का प्रथम गवर्नर बन के आता है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ हेलो। अच्छा, तुम मुलाकात। हम्म। हम्म। एचआर से मुलाकात हुई है? अच्छा तो अगले। हम्म। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना वारेन फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। कौन बनेगा? वारेन हेस्टिंग्स बना। और ये जितने दिन रहेगा भाई साहब, उतने दिन 1772 से लेके 1784 तक, 1772 से 1784, कितने साल रहे हैं इसने? 12 साल के दौरान अपना सारा समय, अपनी सारी ताकत, अपना सारा एक तरीके से एफर्ट जो है इसने लगाया भारतीय समाज को समझने में। ठीक है। देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी स्थापना करेगा, जितने भारतीय धर्म ग्रंथ हैं उनका इंग्लिश में अनुवाद कराएगा, भारत के जुडिशियल सिस्टम में भी बदलाव करेगा। ठीक है। भारत की जुडिशियल सिस्टम में बदलाव होगा, उसको उस पर फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं जाना हम लोग को, अंत में आना है ब्रिटिश भू राजस्व नीति पे आना है। ठीक है। तो इस दौरान क्या होगा, इसने कुछ बदलाव तो भू राजस्व नीति में की, कुछ बदलाव तो भू राजस्व नीति में इसने की। सबसे पहले इसने लाया नीलामी सिस्टम। क्या लेके आया? नीलामी सिस्टम। ठीक है। अभी देखो जी, कर दिया क्या। मोतिहारी कोई एक क्षेत्र है, जब मान लो कि इस मोतिहारी से राजस्व वसूलाता है, मान लो कि साल का 1 करोड़ रुपया, यहां से 1 करोड़ रुपए यहां से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब इस टैक्स कलेक्शन के लिए मैन फोर्स चाहिए, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए ना जी, आदमी चाहिए ना। गांव देहात में जा करके क्या चाहिए, गांव देहात में आदमियों को भेजना पड़ेगा ना जी। आदमी अपॉइंट करने के लिए आदमियों को सैलरी देना पड़ेगा, फिर उसका सारा रिकॉर्ड बनाओ सब। तो अंग्रेजों को कितना जतन करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया कि इस एरिया को एक और ये 1 करोड़ एक बार में नहीं आएगा, धीरे 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 टैक्स कलेक्ट होके आ रहा है। तो एक बार में तो एक मुश्त में तो 1 करोड़ मिल नहीं रहा है इनको। तो ये क्या करेंगे कि इसकी नीलामी, मान लो कि मोतिहारी है तो मोतिहारी का नीलामी हमने कर दिया। ठीक है। अभी मोतिहारी में जब नीलामी होगा तो सबसे अधिक बोली लगाने वाले इसको खरीदेंगे। ठीक है। अब जब नीलामी लगता है ना, तो आवेश में, आवेग में जो आकर के लोग अपने औकात से बाहर बोली लगाते हैं, है ना, एकदम कि ना ही खरीदिए लेना है एकदम। तो पता चला कि 1 करोड़ आता था और पता चला कि 2.5 करोड़ में नीलाम हो गया मोतिहारी। 2.5 करोड़ में नीलाम हो गया मोतिहारी। अब जो खरीदा ठेकेदार,
एक तरह का ठेकेदारी है ना, कॉन्ट्रैक्टर है, बाद में यही कॉन्ट्रैक्टर बाद में जमींदार कहलाने लगेगा। ये कोई अलग नहीं है, ये वही लोग हैं जो नवाब के समय में किसी ना किसी उच्च अधिकारी के पोस्ट पर काम कर रहे हैं। अचानक से समाज में कोई धनिक वर्ग नहीं ना आ जाएगा जी, जो पहले से माल दबा के बैठा होगा वही। और माल दबा के कौन बैठा है? नवाब के नवाबियत में काम करने वाले जो पहले के अधिकारी लोग हैं। तो अधिकारी के नवाब का सिस्टम खत्म हो गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आएगा और सबसे पहले क्या खत्म करेगा? द्वैध शासन खत्म कर देगा और डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। द्वैध शासन खत्म, ये मैं बताना भूल गया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आएगा, तो जो दो शासन चल रहा था, दीवानी अधिकार अलग और निजामत का अधिकार अलग, वो सबसे पहले खत्म हो गया। नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल अब हम अपने हाथ में लेंगे। अब डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में जब लेगा तो बहुत सारे जो नवाब के अधिकारी काम कर रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलके, उनकी तो खत्म हो जाएगी काम धंधा। पहले नवाब के अंदर में काम कर रहे थे, अब अंग्रेज के अंदर काम कर रहे थे। अब आया वारेन हेस्टिंग्स बोला कि नहीं, हम सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। लेकिन पैसा तो दबा के पहले से बैठा है। जब नीलामी सिस्टम आया तो नीलामी में यही लोग पूरा एरिया को खरीद रहे हैं, यहां से खरीद रहे हैं। यहां से जमींदार वर्ग का, एक नया जमींदार वर्ग का उदय होगा। बंगाल में एक नए जमींदार वर्ग का उदय होने वाला है। तो पहले एक साला सिस्टम आया, एक साल का सिस्टम आया कि साल साल भर का हम नीलामी करते हैं, प्रत्येक साल नीलामी करेंगे। तो मान लीजिए उस नीलामी में जहां जहां जिस मोतिहारी से 1 करोड़ का आ रहा था टर्नओवर, वहां से कितना मिला अंग्रेजों को? 2.5 करोड़। और वो एक बार में मिल गया। 1 करोड़ तो धीरे धीरे करके आ रहा था, जैसे जैसे फसल का कलेक्शन हो रहा था वैसे वैसे जो है पैसा आ रहा था। लेकिन यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्टर जो आने वाले वर्ग, आने वाले समय में एक जमींदार है, उसने तो एक बार में अंग्रेजों के पास क्या जमा कर दिया? 2.5 करोड़। अब 2.5 करोड़ के बदले ये कॉन्ट्रैक्टर, ये जमींदार कितना वसूलेगा किसानों से? कम से कम तो 5 करोड़ तो वसूलेगा ना, पूछेगा उन किसानों को। बात समझ रहे हैं? तो ये सिस्टम अंग्रेजों के फायदे के लिए भी हो गया। ये सिस्टम जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बीच में खरीद के एरिया और वहां से टैक्स वसूल रहा है, उनके लिए भी फायदेमंद हो गया। लेकिन ये किसानों का जम के शोषण किया, जम के। ठीक है, इसके लिए अलग से रेवेन्यू बोर्ड बनेगा। क्या बनेगा? रेवेन्यू बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, इस रेवेन्यू बोर्ड का काम यह होगा कि हमेशा नई नई पॉलिसीज, नई नई नीतियां देखते रहना कि कौन सा नीति लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा माल। नाम ही है रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व बोर्ड। यह ऐसी ही पॉलिसी, ऐसी ही नीति बनाने के फिराक में रहेगा जहां से ज्यादा मुनाफा क्रिएट होता रहे। तो रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया जाएगा, लेकिन सब अस्थायी तौर पे ये है। एक बार तो 5 साल का भी सिस्टम लगेगा, बोलेगा सिंगल। ये तो सालाना सिस्टम मैंने बताया। गवर्नर बोला कि हम एक काम करते हैं ना, 5 साल के लिए नीलाम कर देते हैं। यही 5 साल के नीलामी में नया जमींदार वर्ग अपने आप को हमेशा के लिए एस्टैब्लिश कर लेगा। मान लीजिए सालाना है, तो इस साल हम 2.5 करोड़ देकर के खरीद लिए, हो सकता है कि अगले साल कोई कॉन्ट्रैक्टर 3 करोड़ देकर खरीद ले, हम पीछे रह जाए थोड़ा। या हम ही 5 करोड़ दे तो दूसरा 6 करोड़ देकर खरीद ले। बात समझ रहे हैं? उसमें सालाना में कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए 5 साल के लिए हम खरीद लिए, अब 5 साल तक तो हम ही है ना, तो हम ही है, तो हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेंगे ना आराम से उस एरिया से। फिर हमको 5 साल के लिए कोई नहीं दिखाएगा। और 6ठा साल में भी नीलामी होगा तो मेरे पास इतना धन हो गया रहेगा कि हम फिर नीलामी में उस एरिया को खरीद सकते हैं। तो इस लंबे ड्यूरेशन का जो नीलामी हुआ, उसमें एक नए जमींदार वर्ग का उदय होगा बंगाल में। एक नया कुलीन वर्ग का जन्म होगा यहां पे बंगाल में। ठीक है, यूं समझ ले कि यह जमींदार वर्ग और कुछ नहीं था, बिचौलिया था किसानों और अंग्रेजों के बीच में। क्लियर है? अब यहां से अब समय आएगा 1786 का। एक नया गवर्नर बन के आता है, नया गवर्नर बन के आएगा, नाम है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही तो बंदा लाएगा पॉलिसी। ठीक है, यही बंदा लाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 में न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल।
न्यू गवर्नर जनरल। अब यहां से गवर्नर जनरल हो चुका है दरअसल 1773 में ही गवर्नर जनरल का पोस्ट आ गया है, तो 1773 में ही, इसीलिए फर्स्ट गवर्नर जनरल भी कौन बनेगा, वारेन हेस्टिंग्स ही बनेगा। इनफैक्ट हमको यहाँ पे गवर्नर जनरल लिखना चाहिए था, गवर्नर तो उसके पहले भी हुए हैं, यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर नहीं, यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर तो उसके, रॉबर्ट क्लाइव भी गवर्नर था, माय मिस्टेक, ठीक है, गवर्नर जनरल। तो ये न्यू गवर्नर जनरल बन के आता है कौन, लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। भाई साहब ये कमाल का बंदा है, पूरे यूरोप में, पूरे इंग्लैंड में इसका नाम का डंका बजा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अमेरिका में इसने ब्रिटेन को लीड किया है, और बहुत 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 ज्यादा सफलता वहां पे, भले ही अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन बहुत बखूबी, बहुत सफलतापूर्वक वहां पे एक लीडर के तौर पे अपने आप को, अपना नाम कमाया है इसने। तो जब वापस लौट के आया ना इंग्लैंड, तो बोला गया, इससे रिक्वेस्ट किया गया कि आप ना इसके बाद चले जाइए इंडिया, वहां पे हम गवर्नर जनरल बना के आपको भेजना चाहते हैं। इसने बोला कि हम जाएंगे तो, लेकिन हमको ज्यादा पावर चाहिए, हमको ज्यादा पावर दीजिएगा तभी बन जाएंगे हम। इसको पावर्स दिए गए एक्स्ट्रा, इसको इतना पावर्स दिया गया कि जो गवर्नर जनरल का 4 सदस्य का कमिटी होता था, गवर्नर जनरल का कितने सदस्य का कमिटी होता था, गवर्नर जनरल का 4 सदस्य की कमिटी होती थी, चार मेंबर होते थे इसमें। गवर्नर जनरल की काउंसिल जो होती थी ना, गवर्नर जनरल की काउंसिल, उसमें कितने मेंबर होते थे, 4 मेंबर। और कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर होता था, गवर्नर जनरल एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता था कि उसका जो मन करेगा वही करेगा, बहुमत के आधार पर हमेशा निर्णय होता था। इसमें जितना ज्यादा मेंबर सपोर्ट में होंगे तभी नीति पास होगा, नहीं पॉलिसी पास होगा, नहीं तो कॉर्नवालिस बोल रहा है कि हम ऐसे सिस्टम में नहीं जाएंगे कि पता चला कि मेरा कोई पॉलिसी पास ही नहीं हो रहा है, सब मेरे अगेंस्ट में काम हो रहा है। हमको पावर दीजिए कि हम इस जो कमेटी है, काउंसिल का जो निर्णय है उसको हम पलट दें, तो मिलेगा इनको पावर। ठीक है, इंडिया में आएंगे विथ ए स्पेशल पावर। ये गवर्नर जनरल की काउंसिल को के डिसीजंस को पलटने का, ओवरराइड करने का पावर रखते हुए आएंगे। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, समझ में आई है? अब गवर्नर जनरल यहां पे आ गए, तो यहां पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में कई सारी न्यू पॉलिसीज लाई। भारत में पुलिस नहीं, न्यू पुलिस सिस्टम जो आया, ये दरोगा सिस्टम जो आया, दरोगा सिस्टम जो आजकल दरोगा सिस्टम चला हुआ है, दरोगा थाना, ये कौन लेके आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो आजकल कोर्ट कचहरी जो सुनते हैं, कोर्ट्स, ये कौन लेके आया भारत में, कॉर्नवालिस। जुडिशियरी में बहुत बड़ा बदलाव किया इसने। इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, हम लोग को चर्चा करना किस पे, ब्रिटिशों के भू राजस्व नीतियों पे चर्चा करना है। पता चला कि हम इतिहास के बहुत दूसरे टॉपिक से हम चले गए और मेन टॉपिक से हम लोग हट गए हैं, ठीक है ना। बस इतना ही जानिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पहला फर्स्ट सक्सेसफुल रेवेन्यू पॉलिसी लॉन्च किया इसने, पहला सफल भू राजस्व नीति इसने लाया। तो हम पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व नीतियों को, लेकिन उसके पहले हम ये जान जाएं कि टोटल अंग्रेजों ने अपने शासन काल के दौरान कौन कौन सी राजस्व नीतियां लाई हैं। सिर्फ हम बंगाल की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, हम पूरे भारत की चर्चा करने जा रहे हैं। और फिर जब हम वापस जब उन नीतियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, तो फिर से हम आएंगे कि सबसे पहले कौन सा वो भू राजस्व नीति था जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस या अंग्रेजों ने लागू करने की कोशिश की। ठीक है ना।
तो इसको हम लोग अब ये छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ मैं, और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, अभी तुरंत हो जाएगा, तो अगले वीडियोज़ में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे।